जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जी एस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो कि टॉपिक वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे थे हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का, उसका हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे, जिसमें दिया गया है आज का 40 प्रश्न होगा। 40 प्रश्न को हम लोग देखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। टॉपिक वाइज है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य के 31 नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। यानी कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था वो किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं आज का। यहाँ पे दिया गया है 33 नंबर प्रश्न। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यानी पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किस चीज़ का बना हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का बना हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला दिया गया यहाँ पे कि बुलंदी बाग का प्राचीन स्थान है। बुलंदी बाग कहाँ स्थित एक प्राचीन स्थान है। तो इसका हो जाएगा 35 का, पाटलिपुत्र में है स्थित बुलंदी गांव, और यहीं पे कुम्भलहारा स्थित है। और 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है दक्कन। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला यहाँ पे दिया गया है कि मालवा के 37 नंबर, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। यानी गुजरात को, मालवा को और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक पर था। ये किस शिलालेख या अभिलेख में ये वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है कि गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में निम्नलिखित में से क्या था जिसका प्रमाणित किया गया। तो इसमें एक जूनागढ़ के शिलालेख, ग्रीक विवरणों से या जैन परंपराओं से, या अशोक के स्तंभ सेकंड से। तो इसका 39 का सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि गुजरात में, जो कि गुजरात है वो तो पश्चिम भारत में ही स्थित है। तो इसी से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात भी सम्मिलित था, जो कि पश्चिम भारत में स्थित एक प्रांत था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न की सेलुकस जो कि एलेक्जेंडर के द्वारा, सेलुकस जिसको एलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगान के प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने
41 नंबर प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विचित्र आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का, अशोक के द्वारा सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि के आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक के द्वारा। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 42 का श्रीलंका। यहाँ पे अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग था, जिसे वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जानते हैं, कलिंग को। आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, देव नाम प्रिय की उपाधि से यह जानकारी हमें प्राप्त होता है कि अशोक बौद्ध धर्म का होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखी थी। और ये देव नाम प्रिय एक हमारे जो पुराने देवी देवता थे, उनके नाम पे इन्होंने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 44 नंबर प्रश्न। क्या दिया है? यहाँ पे दिया गया है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पे पाटलिपुत्र हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है कि रज्जुक कौन थे? यानी रज्जुक तो इसका ऑप्शन दिया गया है कि चोल राज्य के व्यापारी थे, या मौर्य शासन के अधिकारी थे, या गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग थे, या शक सेना के अधिकारी थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मौर्य काल के अधिकारी थे रज्जुक, जिसे अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि सार्थवाह किसे कहते हैं? तो इसमें दिया गया कि दलालों को कहते हैं, या व्यापारियों के कफिले को कहते हैं, या महाजनों को कहते हैं, या तीर्थयात्रियों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। व्यापारियों के कफिले को सार्थवाह कहा जाता था। 47 नंबर प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण यहाँ पे अशोक के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है कि अमरावती को, कि भरहुत को, कि सांची को, कि सारनाथ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप के रूप में मान्यता मिली है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई थी? तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयोग में लाई गई भाषा थी, तो इसमें दिया गया ऑप्शन संस्कृत थी, कि प्राकृत थी, कि पाली थी, कि हिंदी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा थी, और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं 51 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? यानी जो खरोष्ठी लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली एक लिपि थी। ये दिया गया है कि अशोककालीन जो अभिलेख था उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी अभिलेख में खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है।
आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख का उपयोग किया जाता, शिलालेख लिखने में किस भाषा का उपयोग किया जाता था। तो इसका हो जाएगा 52 का ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाता था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 53 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से लिया गया। यानी ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से लिया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्थर की पट्टियों पर लिया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और 55 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ब्राह्मी लिपि या अशोक के शिलालेख को जिसने पढ़ा होगा वही तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया। और इसी के द्वारा ही जो अशोक के द्वारा लिखी गई जो लिपि थी उसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। इसलिए जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा और इसने ही सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ प्राकृत अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, यानी किस अभिलेख या किस जगह से अशोक के द्वारा जो लिपि बनाई गई थी उसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो इसका दिया गया है ऑप्शन नागार्जुनकोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराधापुर से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक में प्राकृत अशोक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 57 और प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। तो हो जाएगा 57 का ऑप्शन डी, जो कि खरोष्ठी लिपि, जो कि हमने आगे ही पिछले ही सवाल में बताया कि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाने वाली एक प्राचीनतम भारत की लिपि थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है 58 नंबर प्रश्न कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है और वह क्या नाम है। तो अशोक का अपने शिलालेखों में जो नाम से अभिलेख में उल्लेख किया गया है उसमें सबसे प्रिय नाम है प्रियदर्शी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 59 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। यानी अशोक के किस अभिलेख के द्वारा अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की अभिलेख, जो कि हैदराबाद के आसपास के इलाकों में ये मास्की नामक शिलालेख पाया जाता है। वहीं पे अशोक का नाम व्यक्तिगत रूप से अशोक ही लिखा गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। तो ये भी रिपीटेड सवाल है, जो कि मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं 61 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अशोक का रुमिंदेई स्तंभ किससे संबंधित है। यानी अशोक का जो रुमिंदेई स्तंभ लेख है यह किससे संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से ये संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बुद्ध के जन्म से संबंधित रुमिंदेई अभिलेख है अशोक का। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 62 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है वह कहाँ स्थित है। यानी गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य के और किस जिले में स्थित है। तो इसका हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आगे 63 नंबर प्रश्न देखते हैं कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यानी अशोक का वह कौन सा अभिलेख या शिलालेख है जिसमें अशोक अपने को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी यहाँ पे एक अशोक के द्वारा लिखा गया शिलालेख के कारण ये कालसी प्रसिद्ध है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 65 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है, यानी उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक पत्री कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कालसी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और यहीं से अशोक के शिलालेख के बारे में एक जानकारी मिली है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 66 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कलिंग युद्ध की विजय पर एवं उसकी क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में चर्चा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 67 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अशोक की निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है, यानी किस दक्षिण भारत के जो एक प्रांत हुआ करते थे उसमें अशोक के शिलालेखों में, जो कि जितने भी अशोक के छोटे बड़े शिलालेख हैं उसमें उस राज्य का अभी उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सातवाहन राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि टालमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजन्य संबंध थे, जिससे उस टालमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के पूरा ही घनिष्ठता संबंध थे, वह कहाँ का शासक था। तो टालमी फिलाडेल्फ कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र यानी इजिप्ट का शासक था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं 69 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, यानी अशोक का समकालीन तुर्मय राजा कहाँ का था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र का, जो कि अभी टालमी फिलाडेल्फ था जो कि मिस्र का था और अशोक के समकालीन ही विदेश में राज करता था। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध स्थापित किए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मौर्य वंश, जो कि अशोक भी मौर्य वंश के संबंधित था। तो आज के लिए इतना ही।